हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। दोस्तों, एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में या ईरान वाले गल्फ के इलाके में अब तक सबसे बड़ी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इससे बड़ी उथल पुथल कहां होने वाली है तो मैदान जंग होगा भारत का नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि मैदान जंग होगा भारत का नॉर्थ ईस्ट, और यह पूरी लड़ाई अब भारत वर्सेस अमेरिका होने जा रही है। एक एक धागे को खोलूंगा आपके लिए, बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना मेरे दोस्त। और एक चीज और बोल देना चाहता हूं इस पिक्चर को दिखाने से पहले कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते थे कि बिनय न माने जड़द जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर कब्जा है, ये एक मुसलमान इलाका है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, वे बातों से नहीं मानेंगे, नहीं ही मानेंगे, यह कंफर्म बात है। और यह बात सिद्ध कर देता है पाकिस्तान। आपको एक एक चीज का धागा खोलूंगा, और यह चीज पाकिस्तान अकेले नहीं कर रहा, उसके साथ कौन मिला हुआ है, क्या उसको सपोर्ट मिली हुई है, और क्या हो सकता है, भारत कितना तैयार है, एक एक करके विंडो में दिखाऊंगा। ध्यान रखना मेरे भाई। सबसे पहले तो यह एक स्टेटमेंट देखना हमारे लिए जरूरी है कि यहां क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है अगला हमला पानी के रास्ते से होगा। आप कहेंगे क्या कसाब वाले इलाके से होगा कि जैसे कसाब आया था पानी के रास्ते मुंबई? नहीं, पानी का रास्ता बदल गया, रूट बदल गया, एक एक करके समझेंगे। ध्यान रखना, यह खुला चैलेंज आया है, और कहां से आया? ये लश्कर तैयबा की तरफ से आया। ये देख लीजिए एक सीन, ये बांध है, क्या है ये डैम है जिसमें प्रैक्टिस चली हुई है आतंकवादियों की। आपने 2 खबरें सुनी होंगी। एक खबर तो यह सुनी होगी कि बांग्लादेश ने जो मंगोला पोर्ट है वो चीन के हवाले कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश के सरजमी पर जो हमारी सरहद है, सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से है। जो काम पिछले 55 साल में नहीं हुआ, वो बीएसएफ ने भारत सरकार के साथ मिलकर 55 दिन में पूरा करा दिया, पूरे बॉर्डर की फेंसिंग। यानी अब आप ऐसे नहीं घुस सकते जैसे पहले जम्मू कश्मीर में घुस जाते थे, कभी भी मुंह उठाया बांग्लादेश में घुस जाते थे, नहीं घुस सकते। उस फेंसिंग को हटाने के लिए, उसका ऑल्टरनेट रास्ता बनाने के लिए क्या रास्ता है? तो रास्ता है पानी। यानी यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो इस समय पाकिस्तान में बैठा है, वो साफ कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और पानी में अपने यहां से वीडियो रिलीज होता है, पानी भी नदी का नहीं, डैम का, बांध के पानी में प्रैक्टिस चली हुई है, ट्रेनिंग दे रहा है आतंकवादियों को भारत में घुसने के। ध्यान रखना। और यहां खतरा मंगला डैम पे भी है, ध्यान रखना, जो झेलम नदी पर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर। तो दोनों तरफ से बात को समझेंगे। पहले एक पिक्चर देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इसमें 6 चीजें हैं, 7 चीजें देखेंगे। सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका डेटा ब्रीच हो गया, यानी इस पर साइबर अटैक हो गया। मैंने आपको क्या कहा था वीडियो शुरू करने से पहले कि यह लड़ाई अब सीआईए वर्सेस रॉ है, यानी यह भारत वर्सेस अमेरिका है। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अमेरिका का हर मंत्री, हर सूबेदार, चाहे अमेरिका में ट्रंप की पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, वे टाल ठोक कर कह चुके हैं कि जो गलती हमने चीन के साथ कर दी वो भारत के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि चीन के साथ गलती करी थी कि तुम तरक्की करो, तुम बढ़ो, और चीन आज हमारे बगल में खड़ा है 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर, सबूत दिखाऊंगा। लेकिन यह गलती हम भारत के साथ नहीं कर सकते कि साउथ एशिया में एक और बड़ा प्लेयर उसको आगे बढ़ने की मौका दे दें, और वो भी चीन की तरह हमारे सामने छाती अड़ाकर खड़ा हो जाए और हमारा वर्चस्व ही खत्म हो जाए। देखिएगा एक बार, पहला, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया? इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। यह भी बता देता हूं कि रिलायंस की कंपनी से यह ब्रीच हुई है। 19,000 से ज्यादा फाइल ब्रीच हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि सीआईए इस पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ी यूरेनियम डील की है, तो भारत को कहीं तो तरक्की से रोका जाएगा। यह पहला चांस बता रहा हूं आपको। दूसरा चांस बता देता हूं आपको। यह देखिए, ये सीआईए के एजेंट है जो भारत में पकड़े जा रहे हैं। अभी आपको अंतर भी बताऊंगा। ये सीआईए के एजेंट है जो भारत में पकड़े जा रहे हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये लश्कर तैयबा पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक की तैयारी कर रहा है पानी में। ध्यान रखना, पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार बैठा है, और यहां पर यह कह चुके हैं कि हम पानी के थ्रू अटैक करेंगे। लेकिन यह कौन करवा रहा है? यह करवा रहा है अमेरिका। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि इतने प्लान बना देगा? नहीं, सीआईए करा रहा है। देखिए, सीआईए के कुछ सबूत और दिखा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देख लीजिए एक बार, ये वो फेंसिंग है जो पिछले 55 साल में नहीं हो पाई है, ये 55 दिन में पूरी कर दी, और इससे बहुत दिक्कत है बांग्लादेश को। एक खबर बताऊं, यहां पे लगाना भूल गया हूं, बांग्लादेश भारत से चावल मांग रहा है।
सामने चीन के सामने या दुनिया के सामने बांग्लादेश दिखाता है कि मुझे तो भारत की जरूरत ही नहीं है, और पीछे से हाथ फैला रहा है कि मुझे चावल दे दो। लेकिन इस बार भारत ने गलती नहीं की। हर बार हम क्या करते थे, कभी डीजल दे रहे हैं, कभी चावल दे रहे हैं, इसको हर चीज दे रहे थे। इस बार हमने कहा नहीं, अब तेरे लिए मतलब जिस थाली में जो खाता है उसी में छेद कर रहा है, तो थाली को लात मारना जरूरी है। इस बार हमने चावल अफ्रीका भेज दिए, ध्यान रखना। बांग्लादेश का चावल कट हो चुका है, करेक्ट है। यहां देख लीजिए आप, बलूच, यहां पर बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है, आपको क्लैरिटी पता होगी। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी अपनी आजादी की घोषणा के लिए तैयार बैठा है। 18 तारीख का उन्होंने क्या किया है, फिर से घोषणा की। लेकिन एक चीज और दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यह भी जानना जरूरी है। इसीलिए तो भारत अभी तक बीच में फंसा नहीं, वरना तो आपको क्या लगता है कि संसद में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर हम कह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन हम गए नहीं उसको लेने। पता है क्यों? क्योंकि हमको विश्वास नहीं है। अभी लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या तुमको विश्वास है कि पीओके की जमीन तो हम लेंगे लेकिन वहां के आदमी राष्ट्रवादी हो जाएंगे? लिखना मेरे भाई। एक चीज और बताता हूं आपको, देखिए 85% ये जो इलाका है क्वेटा वेटा वाला इलाका, क्वेटा में तो आप पाकिस्तान का झंडा ही नहीं फहरा सकते, आजाद है वो तो पहले से ही। अब उन्होंने 85% बलूचिस्तान को ही आजाद घोषित कर दिया है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपको कुछ कनेक्टिंग डॉट्स लिंक कर रहा हूं, इस पेज को बहुत ध्यान से देख लेना, आपकी चीज क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले डिफरेंस क्लियर है, ये भारत में अगर सीआईए आ रहा है, ये कौन है? ब्राउन है, डोने ब्राउन, ये सीआईए का स्पेशल फोर्सेस का एजेंट है। कहां से पकड़ा गया है? उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। कहां से आ रहा था? नेपाल से आ रहा था। पहले कहां गया था? थाईलैंड गया था। नेपाल से बोलता है कि थाईलैंड में मेरे कागज खो गए थे, नेपाल आया, नेपाल से पानी के रास्ते श्रीलंका गया, और श्रीलंका से पानी के रास्ते गोवा गया, और इसकी कोई चेकिंग नहीं कर रहा। मैंने आपको फिर दोहरा देता हूं एक बार, ये अमेरिका वर्सेस इंडिया हो चुका है, और आगे टैरिफ वाली जो न्यूज बताऊंगा वहां से तो आपको मोहर लगा दोगे आप कि सर ये हम इंडिया वर्सेस अमेरिका है। देखना ये सीआईए वर्सेस रॉ हो रहा है इस टाइम पर। ये सीआईए का हसर है भारत में। अगर भारत में सीआईए आती है तो अमेरिका के अंदर टीस है कि ये पकड़े क्यों जा रहे हैं। रॉ इतनी तगड़ी हो गई है क्या? रॉ शुरू से तगड़ी थी, और अब रॉ के साथ मोसाद मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये देखिए, ये भी सीआईए है, ये भारत में है। ये कौन है? मैथ्यू बेंडिक। ये भी सीआईए है, ये भारत में है। देखिए ये कौन है? यूक्रेनी विमेन। ये सब पकड़े जा रहे हैं। एक बंदा कलकत्ता से पकड़ा गया सीआईए का, एक बंदा नरौली में पकड़ा गया दिल्ली में सीआईए का। ये सीआईए की हालत है दिल्ली में। लेकिन अदर जगह पर अगर जाओगे, देखिए यहां देखिए डिफरेंसेस क्लियर। अगर सीआईए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में जाती है तो वहां यह हस्र होता है। यहां मतलब वहां जेंजी सड़कों पर आ जाता है, तोड़फोड़ होती है, सरकारें गिरती हैं। लेकिन भारत में सीआईए का क्या हाल है? गांव के आदमी खचेर कर ले आए इसको, स्पेशल अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के आदमी को, ऐसे गले में हाथ डाल के साले गांव के आदमी। ये भारत है, इमोशन पे चलता है, ध्यान रखना। ये सीआईए यहां कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। और देखिए अब जब पता है कि हर हमारा गुर्गा सीआईए का पकड़ा जा रहा है भारत में, तो किसको मांग रहे हैं? बिश्नोई को मांगा जा रहा है। आप बताइए मेरे भाई, क्या लॉरेंस बिश्नोई को, भारत की पुलिस को, अमेरिका को दे देना चाहिए एक्सट्राडिशन में? बताइए, लिखना कमेंट में, आपसे कमेंट चाहता हूं। मेरे हिसाब से तो भारत के इस शेर को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना मैं आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यही वो आदमी है जिसने 85% खालिस्तानियों को अकेले दम पर रोका हुआ है। यह बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन भारत की पुलिस में इतनी दम है, भारत के प्रशासन में इतनी दम है कि इसको सजा दे सकते हैं, इसको जेल में रख सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसको विदेश को थोड़ी सौंपेंगे? ये भारत का सनातनी बच्चा है, इसको विदेश को थोड़ी सौंपेंगे? आप लिखना, क्या इसको विदेश को देना चाहिए? यहां देखिए पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है सरदार अमान खान की तरफ से, जो इस समय लीड कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारे आंदोलन को। क्या कहा है उसने? उसने कहा है कश्मीर ना तो कभी आजाद था, जैसा कि पाकिस्तान ने नाम रख रखा है आजाद कश्मीर। यह बोलता है कश्मीर कभी आजाद नहीं था, कश्मीर कभी विवादित भी नहीं था, यानी डिस्प्यूटेड एरिया भी नहीं है। कश्मीर तो घेरा हुआ एरिया है, यानी ऑक्यूपाइड है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, भारत की जमीन। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने ही भंडाफोड़ कर दिया कि यह भारत का हिस्सा है, जो 70-75 साल से दबाए बैठा है पाकिस्तान। अब जरूरत है भारत को लेने की। समझ गए? यह क्लैरिफाई हो गया। अब आपको बताता हूं वो न्यूज जिससे आप कहेंगे सर पाकिस्तान की मां ने तो इतना दूध नहीं पिलाया होगा कि यह अकेला ऐसे कांड कर दे, कोई तो इसके पीछे होगा। हां, इसके पीछे किसी का हाथ है, और वो यही हाथ है, जान लेना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, रशिया को, यूक्रेन को हथियार दे देकर रशिया का 85% रिफाइनरी खत्म करा दिया। मैं आपको कल का परसों का वीडियो लेकर आया था, आपने देखा होगा वो वीडियो मेरे प्यारे जाबाज साथी। उस वीडियो में मैंने कहा था भारत दूसरी रैंकिंग पे आ चुका है। किसमें? ऑयल एक्सपोर्ट में, रिफाइनरीज के ऑयल एक्सपोर्ट में, रिफाइन ऑयल में। क्या ये अमेरिका को सहन होगा?
कभी सहन होगा? लिखिए कमेंट में, क्या अमेरिका इस चीज को सहन कर पाएगा कि ये तो चीन वो देश है जो तेल एक्सपोर्ट नहीं करता, वहां रिफाइनरी नहीं है, वहां केवल मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीजें बना बना के बेचता है। लेकिन हमारे यहां ऑयल सबसे महत्वपूर्ण चीज है दुनिया की, हम उसको रिफाइन करके बेच रहे हैं। अगर हम ऑयल एक्सपोर्टर बन गए वर्ल्ड में नंबर 1, तो बताइए भारत की इकोनॉमी को कोई है पूरी दुनिया में जो चैलेंज कर पाएगा? इस बात से पैर उखड़ गए हैं, इसीलिए हमने यूरेनियम की डील की ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हमारे कुंडकुलम यूरेनियम पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है भारत में, उस पर साइबर अटैक हो गया, उसकी फाइल चोरी हो गई, और उसके बाद हम जब एक्सपोर्टर बने ऑयल के, तो देखिए रशिया पर 500% का टैरिफ लगाया गया है कि अगर हम, क्योंकि वो जानता है कि भारत सबसे ज्यादा 50% से ऊपर रशिया से तेल ले रहा है। अगर रशिया से तेल ले लेकर बेचता रहा तो भारत की इकोनॉमी तो कहां पहुंचेगी? मेरे दोस्तों, यही कनेक्टिंग डॉट है, ये जियोपॉलिटिक्स है। मैं आपको आदमियों की खबरें सुनाऊंगा कि फलाना मंत्री क्या कर रहा है, वो जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। कनेक्टिंग डॉट लिंक करना कि इस आदमी को बर्बाद ही इसलिए किया जा रहा है कि भारत को यह हेल्प ना कर सके, और इस पर सैंक्शन इसलिए लगाए जा रहे हैं कि भारत इससे तेल ना खरीद सके। जब तेल नहीं खरीदेगा तो रिफाइनरियां चुपचाप खड़ी रहेंगी, वो बेचेंगी किसको? जब रिफाइन ही नहीं होगा तेल, तो मजबूरी में भारत को तेल कहां से खरीदना होगा? अमेरिका से, और अमेरिका से तेल खरीदकर रिफाइन करके फिर बेचना होगा, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बढ़े, ना कि रशिया और इंडिया की। मैं समझता हूं, बताइए कमेंट में लिखकर बताया करिए, क्या ये डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अमेरिका क्या चाहता है? बस यही मेरा मकसद है कि आप समझ जाएं। देखिए, हमारी फ्री ट्रेड शुरू हो गई किससे? यूरोपियन यूनियन से, जो मदर ऑफ डील्स हुआ था, शुरू हो चुकी है वो। उसके अंदर पता है क्या हुआ है? उसके अंदर हमारे लिए फ्री कर दिया गया कि कपड़ा आप फ्री में डालिए यूरोपियन यूनियन के देशों में। बांग्लादेश और पाकिस्तान बर्बाद हो चुके हैं। आप बताइए, इंडिया का कपड़ा जाएगा यूरोपियन यूनियन में तो कोई फटे पुराने कंगालों के बांग्लादेश के या पाकिस्तान की उतरी हुई वर्दी खरीदेगा क्या? भारत का ब्रांडेड कपड़ा खरीदेगा ना। हमारा सिल्क जाना जाता है दुनिया में, इसलिए उन दोनों का बंटाधार हो गया इसी एक मूव से। इससे भी घबराया हुआ है अमेरिका, और ऑयल से तो घबराया हुआ है कि यह ऑयल में कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। इसलिए हर तरफ से, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड कहां? गल्फ कंट्री, ईरान के बाद क्या होगा? भारत का नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि नागालैंड वालों ने कल देखो आप आसाम राइफल्स वाले लोगों को मार डाला है। नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल में सीआईए घुसा हुआ है, और वो अटैक पता है किसका बताया जा रहा है? उल्फा फोर्सेस के साथ मिलकर। आपको एक लिंक कनेक्ट करा देता हूं। म्यांमार का मंत्री सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट घूमने आया, उसको जाना था विदेशों की यात्रा पे, लेकिन वो कहां आया? भारत के नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मणिपुर। सोचिए ना, लिंक कनेक्ट करिए मेरे दोस्त, ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, क्योंकि उल्फा फोर्सेस वहीं से कनेक्ट होती हैं, और उल्फा फोर्सेस के साथ मिलकर सीआईए उसी इलाके में एक क्रिश्चियन देश का निर्माण करना चाहता है, क्योंकि नागालैंड में 96% लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्रिश्चियन है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्योर जियोपॉलिटिक्स, के आप कनेक्ट कर पाए कि म्यांमार का मंत्री क्यों आ रहा है, मणिपुर में ही क्यों आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही सबसे बड़ा लड़ाई का केंद्र है, वही है जो खजाना है अगले तेल का, अगली गैस का। भारत के लोग वहां प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वहां सीआईए, ये आदमी ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं वहां पे, जो पकड़े जा रहे हैं, कह रहे आपका तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, क्योंकि भारत वहां से तेल और गैस ना निकाल पाए। ध्यान रखना, क्योंकि वो आजाद हो जाएगा फिर। ये देखिए, पहले 500% की ड्यूटी लगाई थी, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। अब क्या लगाई है? 100%। क्या आप एक बात समझिएगा, मैं आपसे अचानक, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं और अचानक से कह दूं कि कल से पेट्रोल 500 रुपए लीटर है, तो पूरी रात अफरा तफरी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। सब लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, खड़े भी हो जाएंगे खिलाफ में। लेकिन अगले ही दिन मैं कह दूं कि चलो 500 नहीं, 500 तो बहुत ज्यादा है, हमने सब लोगों में बात करके डिसाइड किया कि 500 बहुत ज्यादा है, 100 रखना चाहिए। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर कोई 100 रुपए का सामान है, हम वो 200 में खरीदेंगे, यानी पूरा 100% टैरिफ का मतलब है कि आप ये कह रहे हो सीधे सीधे कि इनसे कुछ मत लो, यानी रशिया से तेल ही मत लो, जो $100 का तेल है वो $200 में लेना पड़ेगा। करेगा कोई ट्रेड? नहीं। तो लेकिन लोगों को क्या लगेगा? अरे 500 से 100 आ गया भाई, अच्छा रहा। समझ गए? ये क्या है? ये साइकी है, डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस साइकी इसको कहते हैं। ध्यान रखना, अगर ऐसा टैरिफ हम पर लगाया जाता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले भी थूक के चाट चुका है ये एक बार। हम पर 50% टैरिफ इसने लगाया था, लेकिन कुछ दिन बाद हमारा टैरिफ 18% करा गया था, क्योंकि हम झुके नहीं थे। और एक बात आपको बता दूं कि झुकेगा भारत अब भी नहीं। लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या झुक जाएंगे? क्या नहीं? मैं कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बता दूंगा, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये पहले भी झुका था, इसने 18% टैरिफ किया, जो कि पाकिस्तान से भी डाउन था, और ये फिर झुकेगा। जो ये 100% टैरिफ लगा रहा है, ये फिर झुकेगा, फिर इसको खत्म करेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमने डील रोक दी है। डील हमने रोक दिया। यहां ध्यान दे लीजिए एक बार, लार्जेस्ट परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इंडिया एंड चाइना। तो इसको दो ही लोगों को रोकना है, एक इंडिया को, एक चाइना को।
इसलिए ये सैंक्शन लगाए गए हैं। ध्यान दिए, ब्रॉड वेवर पावर्स वेयर नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी, यानी हम इनसे वेवर मांगे, छूट मांगे इसकी, और उसके बदले में ये डील करे हमसे कृषि सेक्टर की, इसलिए ये सैंक्शन लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि सर ये कौन होता है सैंक्शन लगाने वाला, तो इसको मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर एक बार कर दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि सारा ट्रेड डॉलर में होता है, इसलिए इसको सैंक्शन लगाने की अथॉरिटी है। डॉलर कहां की करेंसी है? अमेरिका की। ठीक है, यहां देख लीजिए मेरे दोस्त, देखिए अब आपको एक और बड़ी न्यूज देता, तो सबसे बड़ी, चाइना जो है वो रशिया को पाकिस्तान की तरह ट्रीट कर रहा है। आप शॉक हो जाएंगे सुनकर, पाकिस्तान तो एक तरह से गुलाम देश है ना चाइना का, वैसे ही वो रशिया को ट्रीट कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, धीरे धीरे रशिया डिपेंड हो गया है चाइना पर। चाइना की इकोनॉमी देखिए 19.5 ट्रिलियन, और रशिया की देखिए 1.6 ट्रिलियन। ये मैक्सिमम चीज रशिया में कहां से आ रही है? चीन से, इसलिए चीन पर उल्टा डिपेंड हो गया है रशिया। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि चीन के इस चंगुल से रशिया को निकाला जाए, इसीलिए 50% से ज्यादा तेल रशिया से हम खरीद रहे हैं कि वो 100% डिपेंडेंट ना हो जाए। ये दोस्त दोस्त के लिए करता है, ये भारत कर रहा है रशिया के लिए, ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए अगर ये 100% टैरिफ हम पर लगते हैं, तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं कि भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत हाई रिस्क में आ जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा ऑयल वॉयल इधर उधर से बंद हो जाएगा ना, रशिया से भी बंद हो गया, हॉर्मुज बंद चल ही रहा है, वेनेजुएला बहुत दूर पड़ता है, दुगना तिगना किराया लगेगा, अमेरिका को फायदा होगा, तो एनर्जी रिस्क में आ जाएगी। इन्फ्लेशन, महंगाई मीडियम से हाई हो जाएगी, बढ़ेगी महंगाई। तो मान लीजिए हम यहां से 5 रुपए में तेल ले रहे हैं रशिया से, अगर वेनेजुएला से मंगाएंगे तो वही तेल 55 रुपए में आएगा, तो तेल की कीमत बढ़ाकर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को ही महंगा मिलेगा। समझ गए? ये भी रिस्क है। यूएस ट्रेड, हाई टैरिफ इंपोज किए जाएंगे यूएस ट्रेड के द्वारा हम पर, यूएस ट्रेड में वो तो कर ही रहा है, दिख ही रहा है मामला। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मीडियम, हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम कम कर देंगे खरीदना। बैंकिंग पेमेंट सिस्टम सब क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। जो ब्रिक्स की करेंसी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा सारा, हम पे कम से कम डॉलर रह गया है। अब कम से कम डॉलर होगा, ज्यादा से ज्यादा रुपया जाएगा तो रुपए की कीमत घटेगी, इसलिए बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। रुपी स्टेबिलिटी मीडियम टू लो चली जाएगी। फॉरेन पॉलिसी, ये हमको हाई मेजर्स लेने पड़ेंगे फॉरेन पॉलिसी में, यानी जो हमारे साथ जैसा करेगा वैसा ही करना पड़ेगा ना, ये भी एक इश्यू आ जाएगा। ब्रिक्स कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटी है, ब्रिक्स कॉर्पोरेशन एक अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है नुकसान भी दे जाए, और एक अपॉर्चुनिटी भी है, हो सकता है हम ब्रिक्स की करेंसी बनाकर पूरे अमेरिका को रिप्लेस भी कर दें। दोनों चीजें हैं हमारे पास, ये ध्यान रखना आप मेरे भाई, समझ गए कि नहीं? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, ये यूजलेस बॉडी है, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई? अब आप एक चीज समझना, ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं हुआ आज तक। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जयशंकर साहब ने एक प्रस्ताव रखा वहां पर, और वो प्रस्ताव है दोस्तों कौन सा? शांति प्रस्ताव। हमने कहा हमको परमानेंट सीट चाहिए, किसमें? यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट। आपको समझाऊंगा, समझ के चलना। देखिए केवल ऐसे नहीं सुनना है कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट की बात कर दी जयशंकर साहब, नहीं, आपको समझने की जरूरत है, समझाऊंगा एक एक चीज, बहुत ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले तो ये कहेंगे भाई क्यों चाहिए तुमको परमानेंट सीट, क्या कर दिया तुमने ऐसा? तो हमारा जो भारत है वो अपना रिपोर्ट कार्ड देता है। देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग यूएन पीस कीपिंग रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्ड है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। सबसे ज्यादा हमने बहुत लंबे समय से, जब से बना यूनाइटेड नेशन, हम पीस कीपिंग फोर्सेस में अपने सैनिक भेजते आए। इंडिया रेगुलरली सेंट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जोन, जहां भी लड़ाई होती है भारत अपने पीस कीपिंग मिशन में फोर्सेस भेजता है। यहां देखिए 30,000 ट्रूप हमने डिप्लॉय किए हुए हैं जो पीस कीपिंग मिशन में काम कर रहे हैं। एक्टिव प्रेजेंस है 4300 इंडियन पर्सनल 10 देशों में, 4,500 लोग 10 देशों में अभी भी पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको भारत का। और यहां देखिए मेरे दोस्त, मॉडर्न मैंडेट, ये विमेन पीस सिक्योरिटी, अब हम दवाई भी भेज रहे हैं। पहले हम सिर्फ मेल फोर्स भेजते थे, अब हम विमेन फोर्सेस भी भेज रहे हैं। ये हमारा सिक्योरिटी काउंसिल के लिए क्या है? यूनाइटेड नेशन के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम लंबे समय से ये कर रहे हैं। तो हमें परमानेंट सीट चाहिए। अब पता है क्या किया इन्होंने? 2 टियर परमानेंट मेंबरशिप का प्रपोजल, बताओ हिंदी में। इन्होंने कहा कि तुम दरोगा तो रहोगे, लेकिन तुमको पिस्तौल नहीं दी जाएगी, और तुमको वर्दी भी नहीं दी जाएगी, और किसी की पिस्तौल ले भी ली तो तुमको गोली चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम दरोगा रहोगे। क्या यह दरोगापन है? यहां देखिए यही कह रहा है। जब भारत ने दबाव बनाया कि हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो वे कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, ये परमानेंट मेंबर तो रहेंगे ही, जो पहले 5 हैं, बाकी तुमको भी परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, बस ये है तुम पर वीटो पावर नहीं रहेगी। ये वही वीटो पावर है जिसकी वजह से हम यूनाइटेड नेशन में कुछ ले जाते हैं और चाइना दबा देता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरे भाई? तो आपको समझाने की, तो भारत ने प्रखर होकर उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया कि ये प्रपोजल हमको एक्सेप्ट नहीं है। देखिए 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत कई बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका, लेकिन अब नहीं।
अब हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए क्योंकि इसमें वीटो पावर रहती है। इनको 5 पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये देखिए, ये 4 देश हैं, 5 देश हैं, यूएस, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस, इनके पास है ये परमानेंट मेंबरशिप। भारत इसमें नहीं है, जबकि भारत की जीडीपी इनमें से कईयों से ज्यादा है, भारत की जनसंख्या इनमें से कईयों से ज्यादा है, भारत यूनाइटेड नेशन में इनसे ज्यादा काम करता है, लेकिन हमारे पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं है क्योंकि हमने कहा चाइना को दे दीजिए साहब, हमको नहीं चाहिए पुराने टाइम पर। अब झुंझुना लेके बैठे हैं, अब मांगने से नहीं मिल रही है, पहले खुद छोड़ दी, सपोर्ट कर दिया। अब आपको बताता हूं, देखिए अलग अलग नॉन परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। कुछ मेंबर अफ्रीका से लिए जाते हैं, कुछ एशिया से, कुछ लैटिन अमेरिका से, कुछ वेस्टर्न यूरोप से, और एक आदमी लिया जाता है ईस्टर्न यूरोप से। ये ऐसे करके नॉन परमानेंट मेंबर 10 रखे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, देखिए ये हाईली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। पब्लिकली रिजेक्टेड, भारत ने पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया कि हमको आपकी ऐसी परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहिए कि जिसमें हमारे पास वीटो ही ना हो। लेकिन एक दूसरा प्रपोजल दे रखा था, उस प्रपोजल को भारत ने एक्सेप्ट किया है, और वो प्रपोजल है ये, इसको कहते हैं G4 प्रपोजल। इसमें कौन है? इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है। इसमें इन्होंने कहा है कि आप सीटों को एक्सपेंड कर दीजिए, यानी 5 लोग हैं ना अभी परमानेंट, आप उनको 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, आपकी जो इच्छा हो कर दीजिए, बढ़ाइए। आप नॉन परमानेंट सीट को भी बढ़ा दीजिए, आपकी इच्छा है। आप नए परमानेंट मेंबर्स को एक्सरसाइज मत दीजिए, जो नया, जैसे हम जुड़े, अचानक से हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सारी पावर नहीं दे दी जाएगी। तो ये इन्होंने कहा है कि ठीक है, हमको जोड़िए परमानेंट मेंबर में, और शुरू के 15 साल तक हमको मत दीजिए वीटो, लेकिन 15 साल के बाद हमको भी वीटो पावर चाहिए। अब देखिए ना, इतनी बड़ी, आप कांग्रेस को ही ले लीजिए, छोड़िए इधर उधर की बातें। कांग्रेस में कई लोग प्रधानमंत्री रहे, तो उसका ऐसा चाप चढ़ गया कि अब कोई भी बड़े से बड़ा नेता आ जाए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अपने घर का आदमी ही होना चाहिए, ये डर भर गया है। तो इतने लंबे समय से 1945 से ये चलता आ रहा है, तब से ये 5 ही लोग इसमें मेन हैं। अब छठा आएगा तो दिक्कत तो होगी, इसीलिए तुरंत की तुरंत वीटो नहीं देंगे। इसलिए भारत ने कहा चलिए आप 15 साल बाद दे देना, लेकिन वीटो जरूर चाहिए। यह प्रपोजल पर भारत ने साइन करें। बताइए भारत का यह प्रपोजल कैसा है मेरे प्यारे भाई, आप समझकर बता देना। पीओके पर एक बड़ी खबर है, मैं उसको सेपरेट आर्टिकल में कवर कर दूंगा मेरे दोस्त। एक चीज और आपको बता देता हूं कि एक पर्सनल चैनल मेरा है, उस पर्सनल चैनल पर मैं वीडियो डालता हूं, लेकिन उस पर मैं वीडियो अपने मन से नहीं डालूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जो बताएंगे कि आपको इस पर वीडियो लाना है सर, मैं उस टॉपिक पर वीडियो उस चैनल पर डालूंगा। यहां मैं जियो पॉलिटिक्स कवर करूंगा, यही 2 चैनल पर मैं काम करता हूं। एक आप जीतेंगे और एक मेरे नाम से बना हुआ चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को चले जाना, सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन उस पर वीडियो वही बनाऊंगा जो आप कमेंट में लिख देंगे, ठीक है? जुड़े रहिए आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे भाई। फिर मिलता हूं एक और धागा खोल एनालिसिस में, और पीओके वाला आर्टिकल देखना मत भूलना, वो मैं उधर डालूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस।